बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन शाह मर्डर केस के हवाले से इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा हुआ है। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। बड़े दबंग एडवोकेट हैं और सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं और पुलिस में हम देखते हैं ख़ास तौर पे बड़ी खुल के तनकीद करते हैं, इन्हीं से जानते हैं क्योंकि ये मामला पुलिस की तरफ ही शकूक शुबात लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फरहान भाई, आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं मेरे दफ्तर के अंदर। आप प्लीज़ सवाल कीजिए। सर सबसे पहला सवाल ही यही है कि उनकी जो वालिदा हैं वो ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे को मर्डर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया जब वो पुलिस के पास था, स्टेट के पास था, तो वो कैसे इस तरीके से मारा गया। और पुलिस का दावा ये है कि उनके ही अपने साथी थे। तो आपको क्या लगता है, अभी तक ऑफिशियल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने नहीं आई और जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगा रही हैं पुलिस के ऊपर, तो आपके अपने थॉट्स क्या कहते हैं इस पहले? भाई मुकदमा नंबर 2306/24 थाना शादबाग दर्ज हुआ है। पुलिस ऐप से कोई भी बंदा निकाल के पढ़ ले, मेरे पेज पे ये मुकदमा मैंने अपलोड कर लिया, वहां से निकाल के पढ़ ले। किसी बंदे के अंदर 10% भी सेंस होगी ना, वो उस पर्चे को पढ़ेगा और हंसेगा। तो ये पर्चा दिया किसने है, उस पर क्या है मामला ये है कि 9:25 पे एक वकूआ पेश आया है जिसमें शकील भट्ट कहता है कि जी मैं मुल्ज़म एहसन शाह को जस्मानी रिमांड में 1312/23 2023 के किसी पर्चे में रिकवरी करवाने के लिए, 2023 का पर्चा है, उसकी रिकवरी करवाने के लिए मैं इसको ईसाइयां वाले कब्रिस्तान लेकर आया, तो वहां पर इसका भाई मौजूद था, 2 नामालूम मुल्ज़मान थे, उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर शुरू कर दिया और उनके फायर से ये मर गया। ये पर्चा, अब ये इतना डिटेल्ड पर्चा है कि 14 लाइनों पर मबनी एक पर्चा है जिसके अंदर शकील भट्ट ने इस्तगासा भी लिख दी है। उसके अंदर पूरी डिटेलिंग के अंदर 6 कांस्टेबल और उनके नंबर तक, बेल्ट नंबर तक मेंशन है। उसके अंदर गाड़ियों के नंबर तक मेंशन है। उसके अंदर वो बताता है मुल्ज़मान कौन है। उसके अंदर उसने चश्मदीद गवाह भी डाल दिए हैं और उसने इस्तगासा बनाकर किसी बंदे के जरिए उसको थाने भी भेज दिया है, यानी ईसाइयां वाला कब्रिस्तान से थाना शादबाग में भी चला गया। थाना शादबाग में जाके ई टैग भी लग गया। ई टैग के बाद कंपोजर ने बैठ के उसको टाइप भी कर लिया। टाइप करने के बाद वो पर्चा भी बन गया और पर्चे की कॉपी और इस्तगासा SHO के टेबल पे भी पहुंच गया और उसकी कॉपी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तक भी पहुंच गया। कितनी देर में? 20 मिनट में। अच्छा, आपको वहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते 20 मिनट लग गए भाई। और पंजाब पुलिस हमारी इतनी एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह कि 2023 के पर्चे की रिकवरी आज तक नहीं हुई, लेकिन ये पर्चा 20 मिनट के अंदर बड़ी डिटेलिंग के साथ दर्ज हो जाता है। इसका मतलब इस्तगासा भी पहले रेडी था, FIR भी पहले रेडी थी, किसने इनकाउंटर करना था ये सब कुछ भी प्लान था, किसका इनकाउंटर होना था, किसको नामजद करना था, किसको मुल्ज़म बनाना था, भाई को कैसे भगाना था, पूरी फैमिली को किस तरह टॉर्चर करना था। इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। ठीक है, आप ये कह रहे हैं तमाम मामला प्लान था, लेकिन मर्डर नहीं है। ठीक है, ये एक इनकाउंटर है। तो इसकी वजह क्या है, मतलब क्यों करेंगे वो, अगर आपको लगता है बड़ी क्या बड़ी सिंपल वजह है, कहना तीनों समझाना नोनू, अन्ना मारे अन्नी नू कसोनो वजह थमी नू। पंजाब पुलिस अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधी हो चुकी है कि इनको समझ नहीं आता कि एक मुल्ज़म जिसको फेयर ट्रायल नहीं मिला, जिसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आपके पास उसके खिलाफ अगर शवाहद मौजूद नहीं है तो उसका बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। राइट? आपके पास शवाहद मौजूद नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, पार्टियों से पैसे उठा रहे हैं। इसका कोई एविडेंस? क्या ये भाई पॉसिबल नहीं है कि एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर हाई प्रोफाइल एक्यूज हो, 2 लीड के डाले आगे हो, 2 पीछे हो, दरमियान में पुलिस प्रिजन वैन हो, फिर 6 ये फरूक कमाल, सदफ अली, अख्तर हुसैन, अहमद हसन, मोहम्मद कामरान, वकार अली, शकील भट्ट खुद, गुलाम हुसैन, 8 बंदे मसल्ला होकर ये कब्रिस्तान जाएं और 3 शूटर आए, इनकी कस्टडी से बंदा मार के निकलना है। ये तो सवालिया निशान पैदा हो गया ना। आप और मैं तो आजाद हैं। अगर पुलिस कस्टडी में कोई बंदा महफूज नहीं भाई, फिर आपका मेरा अल्लाह ही हाफिज है। अब आपको क्या लगता है इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? भाई इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, वरना इसका कुछ नहीं बनना। ठीक है, 2 माएँ हैं, अमीर बलाच के साथ ज्यादती हुई, आज एहसन शाह के साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, राइट? ठीक है। जज़ाकल्लाह। लास्टली मुझे बस जाते जाते बता दें, अगर तो वो जिस तरीके से उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे, उनकी मैक्सिमम सजा क्या हो सकती थी? क्या ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जमानत होने वाली थी? अगर जुर्म साबित होता तो इसकी मैक्सिमम सजा डेथ थी, डेथ पेनल्टी थी, जिसमें इसको फांसी हो सकती थी, इसकी कैपिटल इम्प्रिजनमेंट थी, 25 साल की कैद हो सकती थी, इसमें किसास का मामला हो सकता था, इसमें दियत का मामला हो सकता था। इट डिपेंड्स अपॉन दी अदर पार्टी और कंप्लेनेंट साइड। ठीक है, राइट नाउ जो कुछ हुआ है ये कस्टोडियल डेथ है।
बिल्कुल ठीक है। अभी भी आप बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं पुलिस पे, और हमने लास्ट टाइम देखा आपको यहाँ से बड़े उन्होंने लेके गए हैं, तो अभी आपको कोई शक व शुबात हैं, ऐसा कोई मामला हो सकता है? देखिए, इट इज पॉसिबल। ठीक है। मैं हक कहने से और सच कहने से तो बाज नहीं आ सकता। 6 मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं सिर्फ सच बोलने पर। अगर मैं कहता हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी है, ठीक है, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। मैं कहता हूं कि इसका इस्तगासा बने, कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन पनिशमेंट एक्ट 2022 के तहत इसकी 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन FIA करे, जुडिशियल इंक्वायरी बैठे, 1 महीने में ट्रायल कंप्लीट हो, पता लगाया जाए असल मुल्जमान कौन थे जो पुलिस कस्टडी में बंदा मार गए हैं, किन मुल्जमान को बताया था उन्होंने, किसने बताया था कि ये बंदा यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ठीक है, ये बहुत से सवालात हैं जो उठ गए हैं। ठीक है मतीन भाई, मुझे तो घबराहट हो रही है आपके CCTV देख के। अब्दुल मतीन साहब जो है वो फिर जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।